मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, उसके बाद होती है मेंस परीक्षा और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ये जो मेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस 2013 में चेंज किया गया था। तो तब से लेके अब तक जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हुई हैं उसके टॉपिक वाइज पेपर्स, उसके ग्राफ्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, वो सब मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। मेरी वेबसाइट mona.org और उसके /मेंस सेक्शन में आप जाइए, आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये पाएंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एथिक्स, ये हो गया। उसके अलावा होता है ऐसे यानी निबंध का पेपर, तो उसके भी टॉपिक वाइज प्रीवियस कई सारे वर्षों के मैंने अपलोड कर दिए टॉपिक वाइज। इसके अलावा होता है मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, उसके टॉपिक वाइज सब मैं करने जाऊँ बहुत मेहनत का काम है। हालांकि आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाओ, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पब्लिशर ने टॉपिक वाइज प्रीवियस एंथ्रोपोलॉजी पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑप्शनल मिल जाएंगे। 100-200 रुपये की किताब होती है, वो हमेशा खरीद के अपने टेबल पे रखनी चाहिए। खैर, ये तो मैंने अपलोड कर दिया सब, इसे आप डाउनलोड करें तो इसमें आपकी कोई बहादुरी या पांडित्य नहीं है जब तक आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं करो। यू हैव टू यूटिलाइज द पेपर्स इन प्रॉपर मैनर। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो सिलेबस हमेशा पता होना चाहिए कि क्या है, वो एक बात हुई। दूसरा, जब भी आप ये पेपर डाउनलोड करते हैं तो उसे कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप कोई बेसिक बुक्स कंप्लीट करें। जैसे हम बात करें कि यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जिसमें आता है हिस्ट्री ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 में सोशल साइंस, वो वीमन इशू, पॉपुलेशन, कास्टिज्म वगैरह, और ब्लॉक 3 ज्योग्राफी। अब उसमें इतने इतने मार्क का पूछा और ये सब, और ये ग्राफ है देखो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ अंटिल यू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करो कि जैसे आपने ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट किया फ्रॉम क्लास 11-12 एनसीईआरटी बुक्स, तो फिर यहाँ पर आके उसका पेपर देख लो फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर उसमें जो आगे लैंडस्लाइड के बारे में पूछा, रिवर के बारे में पूछा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में पूछा, ओशन के बारे में पूछा, यू कैन गो थ्रू दैट। अब वो करेंगे आप तो आपको पता चलेगा। समटाइम्स यू हैव सम बेसिक आइडिया एंड यू रिक्वायर मोर मटेरियल। जैसे हो सकता है कभी ओशन सलिनिटी के बारे में कुछ पूछा और आप एनसीईआरटी में देखो शायद उस कंटेक्स्ट में अपने पास 1 पैराग्राफ का माल है, और जो पेपर में पूछा है उसके हिसाब से 2 पैराग्राफ का माल चाहिए। सो देन यू हैव टू रीड सम एडवांस बुक, जैसे वो जी.सी. लियोंग की किताब देखी या कुछ और ऑनलाइन रिसोर्सेज देख लिए। तो वो हुआ दूसरा स्टेप कि आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक सिलेबस फ्रॉम बेसिक बुक्स, गो थ्रू पेपर, और उसमें मटेरियल ना हो तो आपने एडिशनल मटेरियल कहीं से डाउनलोड करके या बुक्स में से पढ़ के प्रिपेयर करना है। उसके बाद वापस अगेन रिविजिट दिस क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, लेकिन तुरंत नहीं, उसको स्प्रेड करो। 2 महीने बाद वापस देखो, 3 महीने बाद वापस देखो, जब आपने दूसरे सब्जेक्ट के सब सिलेबस कंप्लीट किए हों। उससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि पेपर 1 में होता है वो सब सोशल इशू, रोल ऑफ वीमेन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, तो आपने पहले जैसे कि कुछ कंप्लीट किया है पॉलिटी का सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ कंप्लीट करते हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट, सो देन यू विल हैव एन आइडिया कि मैं वो वाले पॉइंट भी इसमें यूज़ कर सकता था। तो वो एडवांस लेवल का एनालिसिस, पर्सपेक्टिव, डायमेंशन, पैटर्न आपको तब पता चलेगी जब आप ये चीज़ बार बार देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो आप ऐसा कर रहे हैं उस वक्त आपने एक और चीज़ से बचना है, वो है अवॉइड ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेंड। लोग एक आध पेपर देख लेते हैं या ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और उनको लगता है कि बस ऐसा ही है। इट विल बी अ रॉन्ग परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निकाले पेपर 3 जनरल स्टडीज़ में, इस पेपर 3 जिसमें ये आता है ब्लॉक 1 इकोनॉमी, ब्लॉक 2 एग्रीकल्चर, ब्लॉक 3 डिजास्टर, ब्लॉक 4 सिक्योरिटी, तो अगर आप पिछले साल का पेपर देखो तो उसमें पता चले कि उन्होंने पूछा कोरोना के बारे में, फिर कुछ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और जीएसटी कॉम्पेंसेशन के बारे में। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न जो हमें लगे कि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स था उसमें से पूछा। एंड देन सम पीपल गेट वेरी ओवर सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ही पूछते हैं। भाई, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। एक आध पेपर में आपको कुछ ऐसा दिख गया तो इसका ज़रूरी नहीं कि हर साल ऐसा ही होता है। आप और भी ज़्यादा पेपर देखिए, सारे टॉपिक वाइज पेपर दिए ही हैं इतने सारे सालों के, तो फिर आपको पता चले अच्छा ज़्यादातर केस में तो ये होता है कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो 2 साल पहले चर्चा में थे वो अब जाके पूछ रहे हैं। खासकर आप 2019 का पेपर देखें तो पता चले कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जो असल में 2017 में चर्चा में रहती थी। तो यानी अवॉइड ओवर सिंप्लीफिकेशन। एक आध पेपर देख के ऐसा दिमाग मत बना लो कि ऐसा ही पूछते हैं, वो तो अलग अलग साल में रवैया अलग होता है। तो हमने सब कुछ तैयार करके जाना है
क्योंकि ऐसे समझिए कि जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको तो सब पता है पुराना वाला क्या हुआ था, तो वो तो सब खा पी के बैठे हैं तैयारी करके। सो व्हेन यू आर गिविंग फर्स्ट अटैम्प्ट तो आपने भी वो सब करना है। एंड देन लास्टली पॉइंट नंबर 5, अवॉइड अतरंगी क्वेश्चंस। खासकर हम देखें मेंस पेपर 2 जिसके अंदर आता है पॉलिटी, वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नेंस इश्यूज, डिप्लोमेसी। उसमें कुछ साल ऐसे गए कि उन्होंने अतरंगी प्रश्न पूछे थे। एक बार कुछ पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो ओलंपिक में लोग जीतते हैं भारत के खिलाड़ी, तो वो देश की ग्लोरी के लिए जीतते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ढेर सारा करोड़ों रुपए का इनाम नहीं देना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? फिर एक बार कुछ ऐसा पूछा कि आईएम को सिलेबस चेंज करने की ऑटोनॉमी किस हद तक होनी चाहिए। फिर कुछ पूछा है कि यूएन मैकब्राइड कमीशन के बारे में, जो असल में कुछ था ही नहीं न्यूज़पेपर या चर्चा में। देन यू सर्च तो हाँ वो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में शायद बहुत पुराने साल में बना था। उसी तरह पेपर 3 में आप पाएंगे एग्रीकल्चर में कुछ बार एकदम बीएससी एग्रीकल्चर टाइप की चीज़ें पूछ लेते हैं कि वो एलोपैथी क्या होती है। अब वो कुछ ऐसी चीज़ है कि कुछ प्लांट्स खास किस्म के केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे आजू बाजू के प्लांट्स के ग्रोथ को असर होती है। तो ऐसा तो हमारी ऑर्डिनरी पढ़ाई में कहीं है ही नहीं जनरल स्टडीज़ में, लेकिन वो सब अतरंगी क्वेश्चन 1-2 साल ही पूछे गए। एंड देन यूपीएससी स्टॉप्ड आस्किंग देम। शायद उनको लगा कि कोई इसका ठीक से जवाब नहीं लिख रहा है तो इतना बड़ा भी पीएचडी करवाने वाला प्रश्न पूछने का मतलब नहीं। तो अभी का ट्रेंड वो थोड़ा स्टेबल है। शुरू के जो वर्ष थे 2013, 14, 15, 16, तब यूपीएससी के खुद के प्रोफेसर भी वो सब एक्सपेरिमेंटेशन मोड में होंगे कि क्या पूछते हैं, लोग अच्छे से जवाब लिखते हैं कि नहीं। तो एकदम पुराने पेपर का ट्रेंड और अभी वाला ट्रेंड, यू विल फाइंड दैट सम अतरंगी थिंग्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड। उसी हिसाब से कुछ ऐसे चीज़ें जो कि फूटा हुआ कारतूस हो गया, मतलब बार बार पूछ लिया, इतनी बार पूछ लिया कि अब पूछना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन स्मार्ट सिटी टॉपिक, मैं इधर लिखूँ, हाँ देखिए स्मार्ट सिटी 2016 में पूछा है ये पेपर 3 में, और उसी साल पेपर 1 में भी पूछा, फिर वापस 1-2 साल आसपास वो पूछते ही रहे। देन अल्टीमेटली दे गॉट फेड अप विथ इट, या फिर कि उनका वो जो भी रोमांटिसिज्म था वो बंद हो गया था। अभी स्मार्ट सिटी या तो सीधा उसके सेलियंट फीचर नहीं पूछते या किसी और कंटेक्स्ट में पूछते हैं कि स्मार्ट सिटी में भी फ्लड आए तो क्या करना चाहिए वगैरह। तो ऐसी चीज़ें आप एक बार करो, 2-3 महीने बाद वापस रिविजिट करो। ऐसे कई बार आप ये प्रश्न देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगी। आपको पता चलेगा वो जो जैसे बॉम्बर होता है वो रेड वायर और ब्लू वायर लगा के चलता है, तो जो उसे डिफ्यूज़ करता है उसको सोचना होता है उसने क्या किया होगा, राइट। सो यू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज रिपीटेडली। इससे एक और भी फ़ायदा होगा कि ये जो डेली न्यूज़ मीन्स क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो चलता है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट आइडिया कि उसमें कितना यूपीएससी के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं या ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट कॉलम से उठा के एग्जामाइन क्रिटिकली। तो यूपीएससी ऐसा प्रश्न नहीं बनाती, उसका एक तरीका होता है पूछने का। आगे पीछे सिर्फ एग्जामाइन क्रिटिकली लिख दिया तो कोई भी प्रश्न यूपीएससी प्रश्न नहीं हो जाता, वो सिलेबस के हिसाब से फिट होता है कि नहीं देखो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। और फिर चौथा पेपर है एथिक्स, तो उसमें भी सारे जो प्रश्न पूछे गए और सारी जो केस स्टडी पूछी गई वो सब मैंने डाला है इधर, आराम से उसको बार बार पढ़िए। ये कीवर्ड है, इसमें मैं क्या लिखूं, ये वाली केस स्टडी थी, इसमें मैं क्या लिखूं। 3 महीने बाद वापस रिविजिट करो, अच्छा अब मैं जो और पढ़ के आया हूं तो मैं इसमें और क्या लिख सकता था, एंड सो फॉर्थ। ये सब ओवरनाइट हमको इंस्टेंट मैगी 2 मिनट में बन जाए ऐसा नहीं है, इट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस। अभी नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि डेली करंट अफेयर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं वीक में 2 दिन छुट्टी रखूंगा इस वीडियो बनाने की प्रक्रिया में, और उस दिन का जो होगा वो अगले दिन वाले में देख लेंगे। तो रविवार को मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी मुद्दा ये है कि 31 अक्टूबर यानी रविवार के न्यूज़ में क्या था और आज 1 नवंबर सोमवार के न्यूज़ में क्या है। सो 1 बाय 1 वी विल सी दिस। सो 31 अक्टूबर वैसे कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर की वेटिकन में पोप के साथ मुलाकात और उसमें सब क्लाइमेट चेंज और वैक्सीनेशन की बात हुई। फिर एक कानून है एयर पॉल्यूशन का रोकने के लिए, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर कोई सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो तो वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ फ्यूल्स ईंधनों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे गुजरात में ये अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट के अंदर फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध है। पीट को फर्नेस ऑयल दे आर बैंड, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एयर पोल्यूशन बहुत ख़राब है। अब गुजरात हाईकोर्ट में कुछ PIL ऐसी हुई
कि ये लॉजिक पर कोयले को भी प्रतिबंध कर दो, ये सब सिटी के अंदर, मतलब वहाँ पर कोई बेकरी होगी, सीमेंट, टेक्सटाइल, कुछ भी होगा, एवरीवेयर कोल मस्ट नॉट बी अलाउड। तो वो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी आप सोचिए फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू या इवन एनवायरनमेंट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ऐसा कर सकते हैं? व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव टू कोल? खासकर ये जो बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर ऊर्जा का पेट्रोल डीजल तो चला नहीं सकते, वो तो 100 रुपये से ज़्यादा है, सो यू हैव टू यूज़ मे बी नेचुरल गैस। लेकिन हर एक जगह पर इतना ज़ोरदार उसका नेटवर्क अभी फैला नहीं है। और दूसरा, नेचुरल गैस भी शायद कीमत के हिसाब से ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू कोल, तो ऐसा टोटल प्रोहिबिशन इज़ लिटिल डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं पेज 9 रविवार के न्यूज़पेपर में। राष्ट्रीय एकता दिवस, वो तो आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, 31 अक्टूबर। क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। उसके बाद पेज 10 कुछ एथिक्स वगैरह के सोचने के मुद्दे। वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर ये कुछ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में देशद्रोह के आरोप में वो मामला चलेगा। तो ऐसा एक लड़का था, उसके फादर ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि इवन इफ ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग वी स्टिल सीक फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव हिम एंड रिलीज फ्रॉम जेल। उसके बाप ने ये कहा कि भले उसने ना भी किया हो तो भी मैं माफ़ी मांगता। तो पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट, ऐसा कोई क्यों कहेगा कि इवन इफ ही हैज़ नॉट डन इट प्लीज़ फॉरगिव हिम एंड रिलीज फ्रॉम जेल? शायद इसलिए कि फादर गरीब हैं, वो वकील और वो सब के खर्चे उठा नहीं पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम बिग फिल्म स्टार्स कि वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनके बेटे के शौर्य के बारे में। तो ये सब क्या दिखाता है? जिनके पास पैसा है वो दे कैन सिक्योर द जस्टिस एंड परहैप्स दे कैन हायर एक्सपेंसिव लॉयर्स टू इमीडिएटली गेट द थिंग्स डन, वेयर एज पुअर पीपल शायद उनको विश्वास कम है या उनको डर ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ बिना कोई शर्तों के, भले उसने कुछ ना किया हो तो भी माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सब पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट दैट जुडिशरी एंड द डिले इन जस्टिस, पैसा हो तो अच्छे वकील रोक सकते हैं वगैरह वगैरह। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 4 के लिए केस स्टडी वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स। अब उसमें बात ऐसी है कि केरला में 2000 से ज़्यादा स्कूल टीचर ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाया, उनको कि हेल्थ हमारी ख़राब होगी या धार्मिक कारणों से। वो धार्मिक कारण क्या है? वो जिलेटिन कैसे बनता है, उसमें कुछ उनको डर है कि उसमें पिग मटेरियल में भी यूज्ड, सो इट इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। तो वो सब के चलते वो वैक्सीन ले नहीं रहे। अभी बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन सभी शिक्षकों को कहा कि बिकॉज आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करवाइए। बिकॉज इफ़ यू गो ऑफलाइन क्लासेस तो आपके चलते बच्चे को भी कोरोना हो जाए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये बात बराबर नहीं हो रही। इनको सैलरी दी जा रही है, ऑफलाइन में पढ़ाना है बच्चों को, अब ये घर से बैठे ऑनलाइन पढ़ाए उसमें बच्चे को मज़ा नहीं आया, तो इसको सैलरी किस बात की दी जा रही है? तो ये सभी टीचरों को बोलना चाहिए कंपलसरीली वैक्सीन लगाओ, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रश्न ये है कि अगर आप शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर हैं तो आप इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि सोचो अगर पूरी ज़िंदगी वो कभी वैक्सीन ले ही नहीं तो क्या पूरी ज़िंदगी आप उसको नौकरी पे आने से रोकते रहोगे इन द ऑफलाइन क्लासेस? तो काम कैसे चलेगा? आगे बढ़ते हैं पेज 14। पावर मिनिस्ट्री ने वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में कुछ नए नियम बना रहे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन मिले। अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, लेट देम एक्चुअली नोटिफाई द थिंग्स, ये सब न्यूज़पेपर में और कॉलम बनने दो। उसी तरह G20 की रोम समिट हुई तो बड़ी बातें क्या निकल के आई? वो मिनिमम कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाए, वो मुद्दा क्या था हमने विन 21 सीरीज़ फ्री लेक्चर में पिलर 2 में मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर सब लोगों को वैक्सीन मिले उसलिए मदद की जाए, फंडिंग किया जाए, और क्लाइमेट चेंज में कुछ थोड़ी बहुत माइल्ड सतही रूप से कुछ कमिटमेंट दिए। कोई बड़ी बात अभी निकल के नहीं आई, या शायद निकल के आई लेकिन न्यूज़पेपर में अभी तक आई नहीं, तो वो एक्सप्लेन सीरीज़ बनेगी तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं पेज 15 रविवार का न्यूज़पेपर में। मित्रों, बाइबल में जीसस ने ये कहा है, पुट योर स्वॉर्ड बैक इन इट्स प्लेस बिकॉज दोज हु टेक अप द स्वॉर्ड विल पेरिश बाय द स्वॉर्ड। जो तलवार उठाते हैं वो अंत में तलवार के कारण ही मर जाते हैं, इसलिए तलवार को एक बाजू रख दो, मतलब हिंसा का त्याग करो वगैरह। तो ये तो हम जानते हैं। अब इसका मॉडर्न एग्जाम्पल, क्योंकि एथिक्स में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मॉडर्न एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पाकिस्तान की ISI मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग उग्रवादी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया। अब पता चला वही हाथ जिनको ये बहुत चढ़ा रहे थे उसमें कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान पार्टी वगैरह, जो इनको वो
एंटी इंडिया या एंटी दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी के सामने यूज़ करते थे, वही लोग अब धमाल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और उसमें प्रदर्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन इन्होंने सब मशीन गन लेके पुलिसमैन पे ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, इतनी उनकी डेयरिंग बढ़ गई है। सो नाउ इवन पाकिस्तानी पुलिस एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज़ शॉक्ड एंड स्कैर्ड कि ये क्या हो रहा है। खैर उसके बाद आज के समाचार में है कि उन्होंने वापस कुछ पीस अग्रीमेंट साइन किया कि अब हम धमाल और मशीन गन इस्तेमाल नहीं करेंगे वगैरह। एनीवे, सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर संडे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मंडे के न्यूज़पेपर में क्या है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज 1 नवंबर यानी सोमवार आज का न्यूज़पेपर में जाने लायक क्या था। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, पुलिस एथिक्स, प्रिस्ट एथिक्स, पीएसबी बैंकर को बचाया जाए, ऐसे कुछ मुद्दे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेंस पेपर 3 में एक मुद्दा है, इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड सब्सिडी वगैरह। उसमें एक सरकार योजना लेकर आई थी किसान रेल की, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भेजा जाता है तो उसका मान लीजिए पर किलोमीटर 100 रुपये का फीस लेती हो रेलवे, उस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। अब पता ये चला रेलवे ने कहा कि बजट में हमको जितना पैसा दिया था वो इसके लिए कम पड़ रहा है और ज़्यादा पैसा मांगता है। तो इसमें क्या है, ये तो एक प्रकार से अच्छी भी बात है, बिकॉज इट शोज़ कि भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले से बड़ा है, रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन बड़ा है, इसलिए तो ज़्यादा मांग हो रही है और जो सब्सिडी का पैसा कम पड़ रहा है। दूसरा, इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है चिंता का विषय। पहला कि फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होना चाहिए, ताकि बजट में एक बार पास हुआ फिर वापस से आप सब सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते रहो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग, ये नदी कैनाल पर प्रमोट किया जाए ताकि रेलवे पर ये वाला लोड कम हो जाए, एंड इट विल बी इवन मोर चीपर कंपेयर टू रेलवेज, क्योंकि पानी के बहाव के हिसाब से वो चलता रहे। थर्ड, अवॉइड एक्सेसिव पॉपुलिज्म। ये बात सही है, किसानों की मदद होनी चाहिए, लेकिन फिर चुनाव आ रहे हैं और उसके चलते ज़रूरत से ज़्यादा सब सस्ता सस्ता ही रखा जाए, रेलवे किराया, रेलवे के ये सब प्राइजेस ऑन कार्गो ट्रांसपोर्ट, वो भी थोड़ा बचना चाहिए। फिजल प्रूडेंस ऑल्सो रिक्वायर्ड, मितव्ययता भी होनी चाहिए। हाँ, तो वो सब लिखने के लिए जब ज़रूरत पड़े। इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक मतलब कैसा, जैसे कोई दुकान है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये साइकिल पंचर वाला बना रहा है, कोई ऐसे ही पटाखों की दुकान चला रहा है, ये ईंट की भट्ठी वगैरह जिनका शायद फैक्ट्री एक्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। वैसे पहले इसका बहुत कंट्रीब्यूशन था भारत में जॉब क्रिएशन में और जीडीपी क्रिएशन में, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जितने इनफॉर्मल यूनिट थे वो धीरे धीरे फॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी आया, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद सब व्यापारी जो पहले शायद कर चोरी करते थे वो भी अब प्रॉपरली सब रजिस्ट्रेशन करा के बिल बनाते हैं, बैंक में उनका पैसा जाता है। सो नाउ दे आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करवाए, यूनियन गवर्नमेंट के जो भी फैक्ट्री एक्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन हो, अपने वर्कर्स का ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह में रजिस्ट्रेशन हो, फिर एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया है उसमें सब वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो। तो ये सब के चलते फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, औपचारिकीकरण बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है, क्योंकि उसके चलते सरकार को टैक्स की सर्वेलेंस में मदद मिले, जो वर्कर है उसको ईपीएफओ, ईएसआईसी, सोशल सिक्योरिटी के फायदे मिले वगैरह। ऐसा एसबीआई ने एक रिपोर्ट में पाया। हालांकि कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट में सब बड़ा चढ़ा के बोला है और इतना अच्छा नहीं हुआ रहा है, बट दैट क्रिटिसिज्म नॉट ग्रेटली इम्पोर्टेंट। पेज 3 पर स्टेट सर्विस एग्जाम, तो जीपीएससी के लिए एक ई सरकार ऐप लॉन्च किया जा रहा है, ताकि सिटीजन अपने जो भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की मदद, उसकी जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं, पेज 4, एथिक्स। अमिताभ को जब भी तबीयत बिगड़ जाए वो किधर जाता है? लीलावती हॉस्पिटल। तो ये लीलावती हॉस्पिटल, उसके ट्रस्टीज़ वो कुछ नेगेटिव न्यूज़ में आ गए। आरोप ऐसा है कि ये लीलावती ट्रस्ट की जो भी संपत्ति या तिजोरी में 45 करोड़ रुपीज़ के सब हीरे मोती सोना जवाहरात थे, जो बड़ौदा के महाराजा ने उनको दान में दिया था, और वो सबका गबन हो गया है। इससे पहले ऐसे ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ पद्मनाभ मंदिर जो केरला में है उसके ट्रस्टीज़ पर भी लगा कि वो उनके तहखाने में इतना सारा सोना था, उसमें काफ़ी सब गबन हो गया है। सो पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट इसमें क्या है? अब सोचो, ये सब ऐसे जो ट्रस्टी हैं उनके तिजोरियों में इतना पैसा कैसे आया होगा?
क्योंकि वो मध्यकाल में मिडाइवल इंडिया में ब्रिटिश राज में ये सब अलग अलग राजा महाराजा बड़े सेठ श्रीमंत थे, उन्होंने ढेर सारा पैसा डोनेट किया। लेकिन शायद लगता है कि ये सभी का अभी उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड गवर्नमेंट में सबमिट किए उसमें उन्होंने सब बताया नहीं, या फिर कि है लेकिन प्रॉपर इंस्पेक्शन हर साल या हर 3 महीने पर होने रहा है और बीच बीच में ये लोग सब उड़ा रहे पैसा। वरना सोचो इतने सारे करोड़ों रुपए की रकम वो पब्लिक वेलफेयर में कितनी इस्तेमाल हो सकती थी वगैरह। तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के मुद्दे। फिर आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2, उसमें जुडिशरी को और बेहतर कैसे करें ताकि जल्दी जल्दी केस का निपटान हो। सो वी रिक्वायर मोर जजेस, और उसमें जज की सब अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट का काम वो किसके पास आता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हाई कोर्ट ये सब काम देखता है। हालांकि 1950s के ज़माने से ही कुछ ऐसी बात हुई कि एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज बनाई जाए। तो जैसे IAS IPS की रिक्रूटमेंट होती है ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की भी रिक्रूटमेंट हो, कॉमन एग्ज़ाम फॉर ऑल द स्टेट्स, और फिर अलग अलग जगह अपॉइंटमेंट, और फिर ये सब हो जैसे IAS IPS में होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म चल रहा है। क्रिटिसिज्म ऐसा कि भाषा की कठिनता हो सकती है। सपोज साउथ इंडियन पर्सन क्लियर्स दिस एग्ज़ाम, गेट्स पोस्टेड इन उत्तर प्रदेश, और वहाँ तो लोअर कोर्ट का तो सारा काम हिंदी में चलता हो, तो वो समझ नहीं पाएगा, मुश्किल होगी। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, तो ऑल इंडिया सर्विस में ये IAS IPS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी तो होता है। तमिलनाडु का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग हो तो वो तो सब उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं लोकल लैंग्वेजेस। सो जजेस कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड टू डू दैट। और दूसरी क्रिटिसिज्म चल रही कि ये वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट्स, उनको लगता है कि नहीं हमारा सब पावर चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपने विचारधारा वो सब थोपी जाए, और वो सब उनकी जो अलग चलती है वेस्ट बंगाल वर्सेस BJP आप जानते हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कमज़ोर होगा वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 8। पेज 8 के अंदर कुछ न्यूज़पेपर कॉलम है, जानने लायक तो कुछ नया नहीं, वो वही सब बातें कि कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे हैं और फिर उनके पास काम नहीं मिल रहा तो उनको ITI का कोर्स करवाया जाए और वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर का सब काम करें। मैं इसको नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता है आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट अभी तैयारी कर रहे हैं तो अब ये सब पढ़ो ताकि आपकी वोकेबुलरी बेहतर हो और आप ये सब लिख सके शालीन भाषा में। फिर एक कॉलम है इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में। एक ज़माने में आप जानते हैं जाति के आधार पर सब वोट बैंक पॉलिटिक्स चले, कि जैसे अजगर इक्वेशन, तो आहिर, जाट, गुजर और राजपूत समाज के वोट से हम लोग जीत जाएंगे, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचे। फिर खाम इक्वेशन कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, इनके वोट बैंक से हम चुनाव जीत जाएं, ऐसा पहले होता था। लेकिन आजकल लगे कि उसकी जगह पर सभी हिंदू हमारे वोट बैंक में आ जाएं, ऐसी कोशिश हो रही है, क्योंकि वरना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को BJP के सामने जीतना मुश्किल हो जाता है। जिसके चलते राहुल गांधी मंदिर यात्रा करे, अरविंद केजरीवाल कहे मैं अयोध्या यात्रा पे जाने वाले सीनियर सिटीजन को सब्सिडी दूंगा वगैरह। सो इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्शन पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 में भी है पॉपुलेशन, रिलीजन, रीजनलिज्म, वो सब में सोचने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं पेज 9। अब उसमें एक कॉलम था कि एनर्जी मिनिस्ट्री बनाओ जिसके अंदर पेट्रोलियम, कोल, रिन्यूएबल, ये जो 3-4 अलग मिनिस्ट्री है वो सब एक हो जाए। तो वो तो जब होगा तब देखेंगे। पेज 9 पर एक और भी कॉलम है कॉरपोरेट एथिक्स या एथिक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में आप जानते हैं नीचे शेयर होल्डर हो, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, फिर एक CEO हो, और फिर वो डे टू डे काम करे। आजकल शेयर होल्डर्स पहले से ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी, तो उसमें एकता कपूर जो उसका जो भी CEO या चेयरमैन के रूप में काम करती होगी, तो उसने प्रपोजल डाला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, और शेयर होल्डर का वोटिंग से वो प्रपोजल पास करना चाहिए, तो शेयर होल्डर ने वोटिंग से उसे रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। उनको लगा नहीं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप क्या मुँह से ज़्यादा सैलरी मांग रहे हैं वगैरह। ऐसे ही कुछ और कंपनियों में भी सिमिलर थिंग्स हैव हैपन। तो पहले जो मनमानी चलती थी या मौज करते थे सब फाउंडर्स, वो मौज उनकी कम हो रही है। उसी तरह जी कंपनी के अंदर भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सब नुकसानी में चल रहा है, ऐसा बोल के एक फॉरेन इन्वेस्टर है इन्वेस्ट को, वो सब कोशिश कर रहा है वोटिंग द्वारा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस किया जाए। तो ये सब वैसे अच्छी बात है कि शेयरधारक अपने अधिकारों के लिए सक्रिय हो रहे हैं, कंपनी के फाउंडर्स पर दबाव बना रहे कि सही से काम करो, रिस्पॉन्सिबली, एथिकली, सोशल वैल्यूज़, एनवायरनमेंट वैल्यूज़, वो सब का भी जतन हो।
तो अच्छी बात है, बट समटाइम्स देयर कुड बी हिडन मोटिव्स एंड एजेंडा ऑल्सो। तो क्रिटिसिज्म में ये कहा गया कि कुछ बार पर्दे के पीछे कुछ और लोग सारे कठपुतली नचा रहे हो, कि जी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स कुछ सब बवाल कर रहे हैं, असल में मुकेश अंबानी के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि उसको जी कंपनी टेक ओवर करने वगैरह। खैर वो सब असल में नेगेटिव एग्जांपल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता विजुलाइज कर सको कि अच्छा मामला कुछ है। सो दीज आर द इश्यूज इन एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्राइवेट सेक्टर, मीन्स पेपर 4 एथिक्स के लिए लिखने के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े। फिर एक कॉलम है कि भारत ने क्यों ये नेट ज़ीरो एमिशन वाले टारगेट की ऊपर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो तो अभी क्लाइमेट चेंज का समिट होने दो, सरकार को उसमें कुछ बोलने दो, फिर देखेंगे। आगे पेज 10 पे डिफेंस के समाचार। प्रोजेक्ट 15 भी क्या है, वो उसमें नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप बनाएंगे, विशाखापट्टनम, मरमागांव, इम्फाल और पोरबंदर, और वो सब मझगांव डॉक शिप बिल्डर बना रहे हैं, उसमें से एक बनाया है, वो सब डिफेंस के लिए। प्लेसेस इन न्यूज़ में ओडिशा स्टेट में कियोंझर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में मिलेट कैफ़े बनाया गया है, ताकि ये जवार बाजरा उसके सब खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर बेची जाए, ताकि अवेयरनेस बढ़े, माल न्यूट्रिशन कम हो वगैरह। फिर वहीं पर पेपर 4 एथिक्स के लिए एक मुद्दा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पाया कि बिहार राज्य सरकार ने SC/ST स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति में जो विद्यार्थियों को पैसा देना है, ऐसे 8,000 करोड़ रुपए रोड और गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिए। तो इसमें हमें सोचना क्या है, क्या शायद ऐसा हुआ था कि वो जो रोड बिल्डिंग का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसमें किसी ने पैसों का गबन किया था, इसलिए 8,000 करोड़ कम पड़ रहे थे, तो ये बच्चों की स्कॉलरशिप उधर डाइवर्ट कर दी। या फिर दूसरा कि क्या शायद स्टेट गवर्नमेंट के सब पॉलिसी मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि रोड कैनाल जैसा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो पूरे राज्य का कल्याण, सभी सिटीजन का कल्याण होगा, सिवाय के इसके कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सब्सिडी दी जाए, तो वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सालों साल स्थिर संपत्ति तो नहीं बन रही जैसे रोड या बिल्डिंग या हॉस्पिटल बने। अब ऐसा हम क्यों सोचने बैठे? प्रश्न ये, जो लास्ट मेंस एग्ज़ाम हुई 2020 वाली, उसमें पेपर 4 में यूपीएससी ने ऐसी मिलती जुलती केस स्टडी पूछी थी, जहाँ पर यह था कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, गरीबों के लिए मकान बनाने के प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना है, और सामने एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंप्लीट करना है। वो नहीं कंप्लीट हुआ तो इकोनॉमिक लॉस होगा, देश की फजीहत होगी फॉरेन इन्वेस्टर में, और इस तरफ गरीबों को मकान देने हैं, तो पैसा कम पड़ रहा है, और कुछ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये गरीबों के मकान का पैसा उधर SEZ बनाने में ट्रांसफ़र करो, तो आप करेंगे कि नहीं ऑफिसर के रूप में वगैरह। सो यू हैव टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम सोशल जस्टिस परस्पेक्टिव, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड सो फॉर्थ। आगे बढ़े पेज 12 पे, पाकिस्तानी आर्मी और उसमें नया ISI का चीफ, वो तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, क्यों? एक था टाइगर एंड जेम्स बॉन्ड न्यूज़, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं पेज 12, उसमें भी एथिक्स का एक मामला, प्रीस्ट कंडक्ट, धर्मगुरु, पंडित, मौलवियों वगैरह का आचरण। इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जब कुछ लिख रहे हैं तो कुछ लोग वही सब सर्टेन गुरुज इन द हिंदू रिलीजन, उसके बारे में सोचना लिखना शुरू करें मेंस में या इंटरव्यू में। तो ये भी समझना है कि इन अदर रिलीजन ऑल्सो देयर कुड बी सिमिलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि सत्ता और पैसों की लालच वो तो हर धर्म के अंदर किसी न किसी में तो आ सकती है। हाँ, तो पता कि चला कि ये सब एक्सप्लेन सीरीज में से हमें को ये जानने को मिले कि केरला चर्च के जो बिशप पादरी हैं उनका स्टेट के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में काफ़ी दबदबा है, और नेगेटिव न्यूज़ में भी कुछ बार आ जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंड स्कैम हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कल्यूड करके इस पार्टी को वोट दो मत दो ऐसे स्टेटमेंट देना, कम्युनल स्टेटमेंट करना, जैसे वो कुछ बोला था कि जूस बार में नार्को जिहाद चल रहा है वगैरह। तमिलनाडु के बिशप, वो भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ में आए कि बिशप या पादरी का काम क्या है, जो भी लोग ईसाई लोग चंदे में पैसा देते हैं तो वो चर्च में जमा हो और चर्च के नाम पर डेवलपमेंट एक्टिविटी हो। लेकिन कुछ बिशप ऐसा कर रहे हैं कि अपने नाम पे वो पैसा डोनेशन में ले और कहे कि मैं खुद से पर्सनल कैपेसिटी में मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। शायद ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उसका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़े, उसके सब पर्सनल फॉलोअर्स की संख्या बढ़े और उसकी मदद से वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तो वेटिकन, जहाँ पर सेंट्रल उनकी डायरेक्टिव इशू होगी कि सब देशों के अंदर पादरियों का क्या आचरण होना चाहिए, उन्होंने सब कि पुराने हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से
ये जो भी क्लरिक है उन्होंने अपना कोई पर्सनल बिजनेस, पर्सनल ट्रेड खुद भी नहीं करना, अपने किसी या रिश्तेदार से भी नहीं करवाना, स्टे अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना है कि मात्र हिंदू धर्म गुरुओं का आचरण पर फोकस, वो जो जो नेगेटिव हो रहा है तो सभी ये धर्म पे भी है, ये धर्म पे भी, वो ध्यान रखना है। इंटरव्यू स्टेज पे कौन बैठा है सामने और उसको क्या सोचना है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। पेज 13, उधर भी थोड़ा एथिक्स का मामला, पुलिस एथिक्स इन दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। हम ये सोचे कि वो तो ब्रिटेन और यूरोप और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन और शिक्षा और आर्थिक वृद्धि है, तो रामबाण इलाज है, वहाँ तो सब कुछ सही होना चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है। अमेरिका में वो जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड और ब्लैक लाइव्स मैटर और कैसे वो वाइट पुलिस ऑफिसर्स ने उसको मार डाला। उसी तरह इंग्लैंड की पुलिस भी नेगेटिव न्यूज़ में है कि उसमें करीब करीब 2000 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जिनके सामने सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप वगैरह के केस चल रहे हैं। हार्डली 6% का कन्विक्शन हुआ। आरोप ये लग रहा है कि ये जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं वो अपने कलीग को बचाने के लिए सही से सब रिपोर्ट फाइल नहीं करते वगैरह। तो ये सब दिखाता है कि हम अगर ये सोचें कि पुलिस भ्रष्टाचार और सत्ता दुरुपयोग ये सब तीसरे विश्व की ही समस्या हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री और पुअर कंट्री की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन लस्ट, वो तो हर देश में होगा कुछ लोगों में। तो ज़रूरी क्या है, दोषित पुलिस वालों की तुरंत कार्रवाई हो, इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द पुलिसमैन फॉर देयर अनएथिकल कंडक्ट, तभी उसमें डर रहे और वो एथिकल काम करें। आगे बढ़ते हैं, पेज 14, इकोनॉमी। अब जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब लोन लिया किसी ने और उसका प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट चुकाने की जो तारीखें होती हैं, ड्यू डेट से मोर देन 90 डेज, 90 दिन के बाद तक भी वो किस्तें नहीं चुकाए तो वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप के जो कांड हुए, उसके बाद सरकारी बैंक के सब बैंकर वो लोन पास करने से डरते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम कुछ देंगे फिर मीडिया, सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सब हमारे ऊपर इंक्वायरी करेंगे, मैं तो सरकारी बैंक में हूँ, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, ऐसा उनको डर लगता है। तो वो डर के चलते वो लोन नहीं देंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ बनाया है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपीए अप टू 50 करोड़ रुपये के लोन इन पब्लिक सेक्टर बैंक। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ईमानदारी से निर्णय लिया हो, लेकिन वो आदमी बदमाश निकले और लोन चुकाए बिना वापस बाहर भाग जाए, तो उस केस में बैंकर, जो बैंक ऑफिसर है, उसको ये सब इंक्वायरी के अंदर परेशान ना किया जाए। हालांकि पुरानी लोन के लिए नहीं है, अगले साल 1 अप्रैल से जो नए नए लोन दिए जाएंगे उस वक्त उनको ऐसी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी लोन पास करे तो कोरोना के बाद इकोनॉमी वापस खड़ी हो। लास्टली पेज 16, याद करो इंडिया पाकिस्तान T20 मैच में तो घुटने पे हमारे खिलाड़ी की ब्लैक लाइव्स मैटर। अभी इंडिया न्यूजीलैंड की मैच हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मतलब पहले जब किया था तो लोग सोशल मीडिया में हंगामा कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम लाइव्स ऑल्सो मैटर, आप क्यों अमेरिका की प्रॉब्लम के लिए ये कर रहे हैं। तो शायद उसके डर से अब दूसरी बार उन्होंने नहीं किया कि हम करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, तो इस बार नहीं किया तो भी कंट्रोवर्सी है। सोशल मीडिया में बैकलैश हो रहा है कि आपको ब्लैक लाइव्स मैटर पर क्यों चिंता नहीं है। तो बैठो तो भी तकलीफ, नहीं बैठो तो भी तकलीफ। वो मैंने आगे भी इसकी केस स्टडी आपको पूछी थी। सोचिए BCCI सेक्रेटरी के रूप में आप क्रिकेटर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, या आप ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेंगे कि BCCI और इंडियन टीम इंडिया का ये रवैया है बुरे मामले पे। एनीवे, सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर संडे मंडे। प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस वेबसाइट पर है। सी यू नेक्स्ट टाइम।